सुरेश पर है आ जा तुम, अरे आ जा। राम राम भाई सारे, मैं दिनेश देसवाल हाल फिलहाल बेरी के अंदर हैं और कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता हैं जो किसानों से जुड़े हैं उनसे बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। भाई साहब एक बार अपना परिचय दो हमारे दर्शकों को। भाई मैं सहयोग में लाहौत हूँ जी और पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी का कार्यकर्ता हूँ। साहब आप किसान भी और किसाना से जुड़े हुए भी, आज किसाना से भी जुड़ी हुई बात कर लें। जो किसाना का आज नुकसान हुआ है, कई जगह फसल जल गई, आग लग गई और एक किसान भी साथ जल गया। भाई साहब कितने दुख की बात है। ऐसे ऐसे किसान परे हैं, गर्मी में भी, सर्दी में भी, बारिश में भी अपनी खेती न संभाला, उनके लिए दो शब्द आज क्या कहना चाहो? देखो भाई, ये सरकार वैसे किसान विरोधी सरकार है। किसानों के बारे में सिर्फ कागजों में बोलते हैं लेकिन धरातल पे किसानों के बारे में कुछ नहीं करते। आज जैसे कह रहे थे कि वो किसान की फसल में आग लग गई थी, वो अपनी फसल में आग को बुझाने के लिए गया था लेकिन वो खुद ही जल गया और उसके परिवार के ऊपर इतना दुखों का पहाड़ टूट गया। सरकार ने उसकी मदद करनी चाहिए लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही है। जी तो अलावा साहब तो क्या कुछ होगा, किसानों का भला होगा? देखो भाई देशवाल साहब, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी तो पहले भी उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया था और अब तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है कि जो एमएसपी है वो एमएसपी पे फसल खरीदेंगे। और पहले भी जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो विदेश में गए हुए थे, यहाँ धान का निर्यात बंद कर दिया था। तो अपने घर आने के बजाय एयरपोर्ट से सीधा उतर के प्रधानमंत्री के पास गया था और उस निर्यात को खुलवाया था। तो जब केवल नारा भी चला था कि अभी हुड्डा तेरे राज में, जीरी गई ब्याज में। जी तो किसानों के लिए पहले भी किया था और जब सरकार आगे आएगी हुड्डा साहब के नेतृत्व में तो फिर भी किसानों के लिए बहुत कुछ करेंगे। जी आज बेरी की जनता के लिए क्या कहना चाह रहे हो अलाउद साहब? आप बेरी में खड़े हो आज। देखो बेरी में खड़े हैं, हमारे लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है आज बेरी में मार्केट में डोर टू डोर कर रहे हैं। तो मैं सभी साथियों से, दुकानदार भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि ये अपने उज्जवल भविष्य के लिए, दुकानदारों के लिए चाहे किसानों के लिए है, चाहे छोटे कर्मचारियों के लिए है, उन सबसे यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा को देकर के हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताएं, ये मेरी ऐसी प्रार्थना भी है। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर आए। श्रीओम एल आवत जी जो बेरी के लिए तत्पर खड़े रहे हैं, बेरी के लिए कि आज तो पूरे हरियाणा के लिए बोल रहे हैं। भाई कमेंट में दो बात ज़रूर लिखियो श्रीओम एल आवत जी के लिए। ऐसे ऐसे नेता आगे आने चाहिए, समाज को, किसान भाइयों का भी होगा, आम जो दुकानदार भाई हैं उनका भी होगा। तो भाई कमेंट जरूर लिखियो इनके लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्योंकि मैं एकमात्र सांसद हूँ जो 2 बार गया वहाँ, तो इसीलिए, और ये यहाँ के जो प्रत्याशी गए ही नहीं वहाँ अयोध्या में मंदिर में, तो इसीलिए मेरे को, भगवान राम सभी के, भगवान राम सभी के हैं और यही हमारा जो है भगवान राम के प्रति आस्था, यही हमारी आस्था है। मंगलसूत्र को लेकर काफ़ी राजनीति हो रही है देश में, प्रधानमंत्री का जिस तरीके से बयान आया, कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले चरण के मतदान के बाद जो भाजपा के शीर्ष नेताओं की जो भाषा आई है उससे ऐसा लगता है कि पहले चरण के मतदान में भाजपा को कुछ ना कुछ निराशा हुई है। उनके आत्मविश्वास, उनका जो था कि भाई सरकार दोबारा उनकी रिपीट होगी, वो कहीं ना कहीं उस आत्मविश्वास में कुछ कमी दिखाई दे रही है जिस तरह के बयान आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन जो है उसकी सीटें ज़्यादा दिखाई जा रही हैं, सर्वे आ रहे हैं, कई सर्वे आए हैं, उसमें इंडिया गठबंधन की ज़्यादा सीटें हैं और ये 400 पार का नारा दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि निश्चित तौर से पहले चरण में जिस तरह से मतदान हुआ उसके बाद विपक्ष की उम्मीद से ज़्यादा अच्छी प्रदर्शन विपक्ष को दिखाई दे रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंडियाँ अनाज की भरी पड़ी हैं और खरीद का जो है वो मामला है। ये आज ये सरकार किसान विरोधी रही है, इस बात की 10 साल किसान विरोधी भी है, आढ़ती विरोधी भी है। 10 वर्ष सरकार की कार्यशैली जो है ये मंडियों के विरोध में रही है। बड़ी मुश्किल से इन मंडियों को बचाने का काम किसानों ने, मजदूरों ने, आढ़तियों ने मिलकर एक आंदोलन करके किया, लेकिन
हर सीज़न में यही समस्या, उठान में देरी, उसके बाद भुगतान में देरी, उसके बाद जब ये अनाज लिया जाता है तो तरह तरह की ऐसी कंडीशंस लगाई जाती हैं जिस कंडीशन से कहीं ना कहीं किसान को नुकसान, और सरकार किसान के प्रति उनके जख्मों में नमक छिड़कने का काम करती रही है। तो ये कोई नई बात नहीं है, इनकी कार्यशैली किसान के आड़ती के विरोध में ही रही है। सर कई जगह किसानों की फसल जल गई, उनके बारे में क्या कहोगे सरकार? तो ये तो सरकार तुरंत मुआवजा घोषित करे। एमपी साहब, अरविंद शर्मा इस चुनाव को मोदी वर्सेस दीपेंद्र हुड्डा लेके जाना चाहते हैं। आप विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ध्रुवीकरण की तरफ भी अरविंद शर्मा इस चुनाव को लेकर के जाना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे? वो आप उन्हीं से पूछो कि उनका क्या एजेंडा है। हमारा एजेंडा काम है कि हमारे समय क्या विकास कार्य हुए ये आप तक भी पहुंचाएंगे हम, और इनके समय क्या काम हुआ, क्योंकि काम और कार्यशैली एक महत्वपूर्ण बात है। जब यहाँ से मुझे अवसर मिला, उदाहरण के तौर पे आपके बीच में कहना चाहूँगा, 250 से ज़्यादा सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने का काम इस लोकसभा क्षेत्र में हुआ, जिसमें भारत सरकार की जितनी भी शिक्षा के संस्थान हैं, IIM, IIT दिल्ली एक्सटेंशन सेंटर, FDDI, इंडियन होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, सारी भारत सरकार की जो शीर्षतम शैक्षणिक संस्थाएं उच्च शिक्षा की, वो भी रोहतक लोकसभा क्षेत्र में आई। और इसके साथ साथ 18 नए सरकारी कॉलेज, 18 नई सरकारी ITI, 8 नए सरकारी पॉलिटेक्निक, 2 नए केंद्रीय विद्यालय, एक मातनहेल, एक भाकली, 2 नए इंजीनियरिंग कॉलेज, एक सिलानी, एक जैनाबाद। अपने क्षेत्र के अंदर 50 उच्च शिक्षा के संस्थान बने और 200 नए स्कूल। दुर्भाग्य से भाजपा सांसद के कार्यकाल में एक कोई नया स्कूल नहीं बना, एक कोई नया कॉलेज, एक कोई नई यूनिवर्सिटी क्षेत्र में नहीं बनी। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स, कहते बाड़सा में एम्स 2 परिसर, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, 4 नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एक हेल्थ यूनिवर्सिटी जो कि पंडित भगवत दयाल शर्मा हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर, और गांव और शहर में मिलाकर 68 अस्पताल, बेरी का अस्पताल भी शामिल है, बने अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर। बड़े नेशनल इंटरनेशनल लेवल के उद्योग अपने रोहतक लोकसभा क्षेत्र में 30 बड़े उद्योग आए। इनके समय में ना तो काम हुए, ना ही ये उपलब्ध रहे लोगों के बीच में, आए गए नहीं, इन्होंने धन्यवादी दौरा ही नहीं किया, 5 साल अपना समय पास कर दिया, टाइम पास। मुख्यमंत्री एक बार आए, और मुख्यमंत्री जो बेरी थे, अब मैं बेरी में एक बार आए, कॉलेज वोट के गए, जो कहा वो भी नहीं किया। एक बार 10 वर्ष में बड़ा कार्यकाल लंबा समय होता है, खट्टर साहब एक ही बार आ पाए, टाइम नहीं मिल पाया उनको। और जब मैं समझता हूँ जो हमारी सरकार थी तो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी शायद हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार बेरी में आते थे, और डॉक्टर साहब और हम तो हर दूसरे दिन बेरी में आते थे। तो ये मैं समझता हूँ कि 10 वर्ष में एक बार आना, क्षेत्र में एक भी विकास कार्य ना होना, क्षेत्र की जनता समझती है कि दिल्ली के एक तरफ दक्षिण में गुड़गांव है, पूरब में नोएडा है, और पश्चिम में रोहतक झज्जर का एक क्षेत्र है। हमने अपने समय में भरसक प्रयास किया इस क्षेत्र को ऊपर उठाने की। आने वाले समय में हमारा ये संकल्प है कि रोहतक झज्जर के इस इलाके को अब गुड़गांव से कम ना रहे ये इलाका, ताकि अगली पीढ़ी को हम स्वर्णिम भविष्य अपने क्षेत्र में देके जा सकें। हम इस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमने किया है और करेंगे। और जिन्होंने कुछ नहीं किया अब वो कुछ तो कहेंगे। नोएडा और गुड़गांव के बराबर खड़ा करे क्षेत्र। और दूसरी तरफ इनका है कि 5 साल आए नहीं, 5 साल कुछ काम किया नहीं, तो आगे कौन गारंटी क्या लेगा, वहाँ पता चले। तो सर ठीक, करणनगरी बेरी के लिए आगे क्या सोचा है? करणनगरी बेरी है इसके लिए ये हम व्यापक अपना पूरा हर विधानसभा क्षेत्र का एक घोषणा पत्र जल्दी हम लेके आएंगे घोषणा पत्र में। और जो है हमारा बेरी पहले पंचायत बनाती थी, अब बेरी हिंदुस्तान के नक्शे पे है और इसको दुनिया के नक्शे पे ला देंगे अगली बार। धन्यवाद। तीर्थ स्थल के रूप में इसको विकसित करने के लिए हाँ प्रवीण, जो भी हो सकेगा कोई सवाल है हम करेंगे। आजा बता। पेरिफेरल रोड बने, एक सेकंड भाई साहब, बहुत बड़ी तीर्थ नगरी के रूप में विश्व में इसकी पहचान बने, ऐसा हमारा